नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज बच्चों आपके लिए जेट एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, जो आगे बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एंट्रेंस के लिए जेट एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। जेट, ICAR या BHU के थ्रू हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और बीएससी में एडमिशन पा सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमें जेट की तैयारी करनी होगी। जेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अपन आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के आते हैं, जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं 2020 जेट एग्ज़ाम में जो पेपर आया था केमिस्ट्री का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या उसके आंसर हैं, जिससे आपको पता लगेगा पेपर पैटर्न का कि किस प्रकार के प्रश्न जेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन है जेट एग्ज़ाम 2020 में जो पूछे गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज अणु जिसका अणुसूत्र है C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर इसका बच्चों आणविक द्रव्यमान पूछा है, मॉलिकुलर वेट पूछा है। तो अपन जानते हैं कि जब C6 यानी कार्बन में 6 परमाणु हैं तो 1 का 12 भार होता है, तो 6 का कितना हो गया 72। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन 12 हैं, 1 का 1 होता है, तो 12 का कितना हो गया 1 × 12 यानी 12 हो गया। ऑक्सीजन क्योंकि इसमें 6 अणु हैं और 1 के कितने होते हैं 16 होते हैं, तो 16 कितने हैं इसमें 6 हैं, इसका हो गया 96। अगर अपन इन सब का टोटल कर लें तो बच्चों देखो कितना आता है 9 और एक 10 18 यानी 180 इसका आंसर आ जाता है, यानी 180 यूनिट इसका आंसर होगा बच्चों। तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ आंसर होगा 180 यूनिट इसका आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार अपन इसके आणविक द्रव्यमान की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। पहला है एंटोनी लेथेजियर द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा या जोसेफ लुइस गे लुसेक द्वारा। ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों के नाम हैं सारे के सारे। तो आपको इसका आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, एंटोनी लेथेजियर द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है। यानी कौन से नियम के तहत ये कहलाता है? हुंड का नियम, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत या अवभाव का सिद्धांत। तो बच्चों इसका आंसर है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2020 जेट एग्जाम, -2 ऋण आयन सम इलेक्ट्रॉनीय है, यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतना कौन सा ऐसा आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही संख्या उपस्थित है। तो इसमें देखो F+ अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। -2 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इसमें टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे? अपन को पता है फ्लोरीन में कितने होते हैं, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 1 गया तो इसमें कितने रह गए 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। दूसरी करते हैं N2- की बात, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 और जोड़ दिए तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें भी 10 नहीं है। फिर हम बात करते हैं F- में, इसमें कितने थे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और आ गया, इसमें भी कितने हो गए 9 हो गए बच्चों। चौथा अपन देखते हैं N+3 यानी 7 तो थे ही और इसमें से 3 और निकल गए, तो कितने रह गए 4 रह गए। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक किससे है, फ्लोरीन को अपन वापस देखते हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 है तो सॉरी यहाँ पर 9 होगा, तो 9 और 1 + 1 यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो थर्ड आंसर हो गया F-। में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 9 तो फ्लोरीन में होते ही हैं, 1 माइनस का और आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये O-2 से सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो आंसर इसका है थर्ड। अगला प्रश्न बच्चों, अमोनिया की आकृति होती है पिरामिडी, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय या त्रिकोणीय पिरामिडी। तो इसका आंसर होता है त्रिकोणीय पिरामिडी होती है अमोनिया की आकृति। अगला प्रश्न बच्चों,
K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक होगा। तो इसमें देखो बच्चों इस प्रकार निकालते हैं कि Mn का हमें अगर ज्ञात करना है, K का हम जानते हैं 1 का +1 होता है, यहाँ पर 2 हैं तो +2 प्लस K को Mn को अपन x मान लेते हैं। फिर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 1 पर -2 आवेश होता है तो 4 पर कितना हो गया, -8 आवेश हो गया। इस पूरे पर कोई आवेश नहीं बराबर 0। इस प्रकार जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x - 6 बराबर 0 और x बराबर इधर अगर आ गया तो कितना हो गया, +6 आ गया। तो इसका आंसर +6 होगा बच्चों। सेकंड इसका आंसर है +6। इस प्रकार हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है। यानी अभिक्रिया का वेग जो है उसको बढ़ाने में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। यह अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है, अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, या उस ताप को घटाना जिस पर अभिक्रिया संपन्न होती है, या चौथा ऑप्शन है अभिकारक अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होना। तो इसका आंसर है बच्चों, सेकंड आंसर है अभिक्रिया पथ में परिवर्तन जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। उसकी सक्रियण ऊर्जा घटते ही अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10⁻0 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। कितना हो जाएगा, करीब 3 गुना, करीब 2 गुना, घटता है या समान रहता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सेकंड आंसर है, करीब दुगुना हो जाता है। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर किसी का बढ़ा दिया जाए रासायनिक अभिक्रिया में तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है लगभग दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। अगला प्रश्न है, NH2- का संयुग्मी अम्ल है। इसमें NH4+, NH3, NH2OH या N2H2। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, इसमें होगा कि संयुग्मी अम्ल कौन होता है, जो H+ आयन ग्रहण कर लेता है। अगर अपन इसमें NH2- में NH+ और जोड़ दें तो NH3 बन जाएगा बच्चों। तो NH3 इसका आंसर है, ये इसका संयुग्मी अम्ल है, क्योंकि क्षार बनने के लिए इसमें से H+ निकलेगा तो NH2 बनता है, जोड़ेंगे तो अम्ल बन जाएगा। तो NH3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक pH परास 8.3 से 10 के मध्य कार्य करता है। यानी कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो इस रेंज पर कार्य करेगा 8.3 से 10 के मध्य, यानी क्षारीय माध्यम में कौन सा pH अपना इंडिकेशन दिखाएगा। फिनॉल रेड, फिनोफ्थलीन, मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज। तो इसका आंसर है बच्चों, फिनोफ्थलीन जो होता है वो क्षारीय मात्रा है, यानी 8.3 से 10 के मध्य अपना रंग दिखा देता है, इसलिए आंसर है फिनोफ्थलीन। अगला क्वेश्चन है, द्रव विरोधी कॉलॉइड होते हैं उत्क्रमणीय सॉल, अनुत्क्रमणीय सॉल, जल स्नेही या द्रव स्नेही। द्रव विरोधी कॉलॉइड जो होते हैं बच्चों वो हमेशा अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं, इरिवर्सिबल सॉल कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्राउनियन गति की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जिगमोंडी ने, हार्डी सुल्ज ने और ग्राहम ने। तो इसका आंसर बच्चों बिल्कुल इसके नाम से ही मिलता जुलता है, रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्राउनियन गति की खोज की थी। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। संगलित एल्यूमिना और क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करना, एल्यूमिना को कार्बन के साथ गर्म करना, एल्यूमिना को मफल भट्टी में गर्म करना या पायरोमेटलर्जी। तो इसका आंसर है बच्चों ए, इसका आंसर है। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने की जो विधि है वो है संगलित एल्यूमिना और क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करना। अगला प्रश्न है बच्चों, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। अपन बात कर रहे हैं सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की। झाग प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निक्षालन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो बच्चों इसका आंसर है झाग प्लवन विधि ही सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट को खालिस्तान भी कहा जाता है।
सोडा एस, धावन सोडा, लवण सोडा या गलित मिश्रण। तो बच्चों इसका आंसर है सोडा एस, यानी जब सोडियम कार्बोनेट में से जल अणु को निकाल दिया जाए। अगला प्रश्न है +7 प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा, इसका आंसर सेकंड आंसर होगा कार्बन, यानी इसमें कार्बन लिखा है जो कि कोक का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें पूछा है बच्चों क्रोमियम का 3d4 4s2, 3d6 4s0, 3d6 4s1 या 3d5 4s1। तो इसका आंसर 4 है बच्चों, 3d5 4s1 होता है, क्योंकि 4s का एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे तो, और 3d4 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d5 में आ जाता है, जिससे 3d में आ जाता है, जिससे ये d5 बन जाता है, अर्धपूर्ण उपकोष हो जाता है इसका, जो अधिक स्थायी होता है, इसलिए फोर्थ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता? बेरिलियम द्वारा, पोटेशियम द्वारा, स्ट्रोंशियम द्वारा या सोडियम द्वारा। तो इसका आंसर है बच्चों बेरिलियम द्वारा, BE इसका आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय है? Cu+2, Zn+2, क्रोमियम+2 या टाइटेनियम+2। तो ये आयन दे रखे हैं, कॉपर, जिंक, क्रोमियम एंड टाइटेनियम। इसमें प्रतिचुंबकीय वो ही आयन होगा जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर है बच्चों Zn+2, जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2। क्योंकि Zn+2 की बात कर रहे हैं तो ये 4s2 इसमें से निकल जाते हैं। इसके निकलने के बाद Zn+2 में केवल 3d10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए आंसर है Zn+2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में भूमिका है? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसका कार्य ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण में किया जाता है? नत्रजन, फास्फोरस, निकल या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है बच्चों फास्फोरस, जिसका कार्य होता है ऊर्जा का भंडारण करना और उसका स्थानांतरण करना। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करता है। तीसरा है 110.43 किलोग्राम, किलोग्राम 43 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 12, 16%, 21% या 18%। तो इसका आंसर बच्चों 21% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है अमोनियम सल्फेट में। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती हैं K2O के रूप में, KNO3 के रूप में, के रूप में। तो इसका आंसर में अवशोषित करें। कार्बनिक खाद नहीं है, मीट मील या हरी खाद। तो इसका आंसर है बच्चों चौथा, हरी खाद जो है वो एक स्थूल कार्बनिक खाद की श्रेणी में नहीं आती। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 26, यदि मृदा की विद्युत चालकता से 4 डेसीसाइमन प्रति मिनट अधिक pH मान 8.5 से अधिक तथा विनिमयशील सोडियम प्रतिशत मात्रा 15 से अधिक है तो मृदा को माना जाता है। यानी अगर ये सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, इन क्राइटेरिया के हिसाब से मृदा किस प्रकार की प्रकृति की होगी, ये आपको पहचानना है बच्चों इसमें, कि ये लवणीय मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी, क्षारीय होगी या लवणीय क्षारीय होगी। तो इसमें pH मान भी दे रखा है बच्चों 8.5 से अधिक है, तो ये तो मान के चलो कि लवणीय क्षारीय या लवणीय क्षारीय इनमें से कोई एक होगी। तो इसका आंसर है बच्चों लवणीय क्षारीय मृदा होगी, आंसर 4। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरिएट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जाती? कौन सी फसल में इस खाद को या उर्वरक को नहीं डाला जाता? गेहूँ, मक्का, सोयाबीन या आलू। तो इसका आंसर है बच्चों आलू के लिए, यानी आलू की फसल में म्यूरेट ऑफ पोटास को नहीं डाला जाता।
इस प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि जेट 2020 के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अपन ने यहाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी और बायो में भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है। तो आप जेट, ICR और BHU में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करके BSc एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको जेट एग्ज़ाम या ICR या BHU का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। तो आप अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और आपका आगे खर्चा भी कम हो। तो आप जेट की तैयारी कीजिए और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए और एक बार देखिए ऑनलाइन कोचिंग में आपको कैसा लगता है। मेरी अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरे नंबर हैं 8290658744। मेरा यूट्यूब चैनल भी है केमी साइंस विद राजेश सर। धन्यवाद।